हेलो बच्चों, आप लोगों का पेपर हो गया। आइए उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है आपका कि हमको एक्सप्रेशन दिया होगा इसका प्रेशर का। ठीक है ना, तो हमको बताना है यहाँ पे कि ए अपॉन बी का डायमेंशन क्या होगा, जबकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो कभी भी दो क्वांटिटी अगर आपस में प्लस हो रही है माइनस हो रही है, ठीक है ना, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, तभी तो उनको जोड़ा जा रहा है, घटा जा रहा है एक साथ में। तो इसका मतलब कि जो ए है किसके साथ घटाया जा रहा है, टी स्क्वायर के साथ। इसका मतलब ए का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो ए का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि इसका मतलब ये ऊपर वाले के पूरे का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, टी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रेशर अगर हम ये देखें कि बी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स है, एक्स का डायमेंशन एल, और पी का डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल टी माइनस एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, पी का डायमेंशन। अब इस तरीके से ये एल वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस वन टी की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना। अब हमको ए का डायमेंशन पता चल गया और बी का डायमेंशन पता चल गया, तो हमको क्या ए अपॉन बी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो ए अपॉन बी का अगर हमको डायमेंशन पूछ रहा है तो इसका मतलब टी स्क्वायर, और ये कितना जाएगा आपका एम माइनस वन, टी के पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और ये एम ऊपर चला जाएगा तो एम के पावर प्लस का 1, और टी के पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जो S1 है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, और S2 जो है डिस्प्लेसमेंट इन p सेकेंड। तो अगर हमको S1 का एक्सप्रेशन लिखना है और ये स्टार्ट जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। अगर वो रेस्ट है इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू, t की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं हाफ ए p माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बोल रहा है p माइनस 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, S1। अब इसी तरीके से अगर हम S2 की अगर हम बातें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू हाफ ए पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन इस वाले सेकेंड में, ये nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ के बारे में पूछ रहा है ये। तो अगर हम ये बात करें कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका u प्लस हाफ ए टू एन माइनस का 1, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो s और nth सेकेंड में हम क्या रखेंगे, ये वाला टर्म्स रखेंगे p स्क्वायर माइनस पी प्लस का 1। ठीक है, 1/2 a और 2, और n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये p स्क्वायर माइनस पी प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये वाला टर्म्स आ गया है आपको, तो हमको ये बताना है कि ये जो टर्म्स है S1 S2 से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, S1 और S2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम S1 और S2 को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, हाफ ए हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, मतलब a/2 को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2p प्लस का p का स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, a/2, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2p का स्क्वायर माइनस का 2p अब प्लस का 2 और माइनस का 1 हमने कर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया कि एक जोड़ दिया और एक घटा दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/2, और यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लेंगे तो ये कितना जाएगा, p स्क्वायर माइनस p प्लस का 1, और ये माइनस का 1। इसका मतलब कि S1 प्लस S2 जो टर्म्स है वो क्या है, वो तो वही है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट इन इस वाले अमाउंट के सेकेंड में अगर जो होगा वो किसके बराबर होगा, S1 प्लस S2 के बराबर हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो कि ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक वॉल है जो कि 3 मीटर का है, उसको जस्ट पास कर रहा है, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस ना 6 मीटर से, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो वॉल है वो कहाँ 6 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, और वॉल से कितनी दूर पे वो बॉल गिरता है, 18 मीटर दूर गिरता है ना। इसका मतलब अगर इसको हमको डायग्राम बनाना पड़े प्रोजेक्टाइल वाला, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये इस तरीके से कुछ। इसका मतलब कि ये वाला जो है ये बॉल है, वो कितना है 3 मीटर, और ये कितना है आपका 6 मीटर, और जहाँ पे बॉल गिर रहा है ग्राउंड पे दोबारा से, वो क्या 18 मीटर दूर है, यहाँ से बॉल से, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये दिख रहा है, और यहाँ पे हमको मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू है। ये सारी कहानी यहाँ पे पता चल गई ना। तो अगर हम ये देखते हैं रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है आपका, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि ये यू स्क्वायर और रेंज की वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2 थीटा और ये यू स्क्वायर। तो ये यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, यू स्क्वायर की वैल्यू हो गया 24 जी अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा देते हैं ना। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है ना। अगर x और y कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है तो वहाँ पे एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा करके हम पता करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है x की, देखो x की वैल्यू कितना 6, तो y की वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितना है 3 है। तो इसका मतलब y की जगह हम पुट क्या करेंगे 3, और x की जगह क्या हम पुट करेंगे 6, और ये tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं g को इसे रहने देते हैं g, और x का कितनी, इसकी x की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और 1/2 हो जाएगा 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पुट करना है किसका, यू स्क्वायर की वैल्यू। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24 जी अपॉन में साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 जी और ऊपर साइन ऑफ 2 थीटा चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा कितना साइन ऑफ 2 थीटा। हम देखते हैं जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले 6 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 4 में, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या बचा, अब इसको ले लेते हैं 3 = 6 tan थीटा, और ऊपर हमारा हो जाएगा ये 3 पहले से ही बच गया है ऊपर, और साइन 2 थीटा को हमने क्या कर दिया ओपन कर दिया, साइन 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटू ये कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर हमने इसको रख दिया ना। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 tan थीटा, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, 3/2, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कितना आ जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, और ये 3 = 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 6 - 3/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका tan ऑफ थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 = कितना, ये हो जाएगा कितना 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9/2 हो जाएगा इधर से, और इंटू tan ऑफ थीटा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना थीटा tan थीटा = कितना 2/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा ना।
यही क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, एक गन है जिसका मास हमको दिया हुआ कितना है 10 kg, फायर 4 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितने बुलेट्स को फायर करता है, 4 बुलेट्स को। द मास ऑफ ईच बुलेट कितना है 20 ग्राम, और कितनी वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकेंड से। द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, ठीक है ना। तो जब बुलेट निकलेगा तो वो अपना मोमेंटम इम्पार्ट करेगा किस पे, गन पर। तो जो मोमेंटम इम्पार्ट करेगा उतना ही फोर्स क्या करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो गन पीछे नहीं है ना। तो हम देखते हैं मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम इम्पार्ट, तो वही क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं एक बुलेट जो है, एक बुलेट का अगर मोमेंटम हम देखें, मोमेंटम और अपॉन टी, और उसको क्या कर देंगे हम, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो ये वाला जो टर्म्स है एन, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, उसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको 4। ठीक है, और मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ और v की वैल्यू आपको दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये वाला जो टर्म्स है, यहाँ पे देखिए 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल। तो आएगा कितना 4 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। 24 न्यूटन मोमेंटम इम्पार्ट होगा उस गन पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब उतना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो गन रुका रहेगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो बॉडी है, ठीक है, सेम मास का है, आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 और v2 से अलोंग द स्टेम, दे बॉडी कोलाइड परफेक्टली इन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जब आफ्टर कोलाइड एक साथ जाने लगे ना, जब एक साथ जाने लगे तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो अगर हम ये देखें तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कब, जब ये हमारा बॉडी क्या है m1 है और ये बॉडी क्या है m2 है, ये u1 से जा रहा है और ये u2 से जा रहा है ना। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक साथ से जा रहे हैं अगर v से, तब की बात है ना। ठीक है, तो इस दौरान जो एनर्जी लॉस होता है क्या, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, और उस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है, तो m² और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m, और यहाँ पे कितना v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, m/4 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या चीज़, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि कोई स्मॉल बॉल है जिसका मास दिया हुआ हमको स्मॉल का m, और उसका रेडियस हमको दिया हुआ है कितना r/10, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोल कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पर एक तरीके से। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट, वो कितना दिया हुआ, उसका r दिया हुआ है। इफ द बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट हाइट 8r, द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमको बताना है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं ना। यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन कोई वर्डन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब कि एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा ना। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल कितना दिया हुआ है इसके पास, mg 7r, क्यों,
क्योंकि ये जो रेफरेंस लाइन है ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन जो है वही तो P से पास करा, तो उस पॉइंट P से कितने हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से रिलीज किया गया था वो 7r है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको 7r लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी। ठीक है, और वो तो रेफरेंस लाइन पे पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, दो, एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के कारण, एक हो किसके ट्रांसलेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7mgr इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ, अब यहाँ पे I की अगर हम वैल्यू पुट करें तो कितना जाएगा यहाँ से 2/5 mr का स्क्वायर। मान लीजिए वो जो बॉल है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल का आर दिया ना, mr², और इसको हम लिख सकते हैं v² स्मॉल का r², क्योंकि ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा v/r लिख सकते हैं। तो यहाँ से r² से r² हो जाएगा कैंसिल, और 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका mgr इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि mv हमने कॉमन ले लिया है, तो 1/2 प्लस 1/5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा mv², और ये कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7/10। ठीक है, 7/10। अब ये 7/10 को इधर भेज देते हैं ना, तो वो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो mv² की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 mgr हो जाएगा ना, कितना जाएगा 10 mgr। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो हम क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ना, जैसे कुछ इस तरीके से होगा, बॉल यहाँ पे हमारा पहुँच गया ना, और ये हमारा उसका सेंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से वो सेंटर हो गया ये इस तरीके से। अब अगर हम ये जो सर्कुलर ट्रैक है, अगर उसके सेंटर से अगर हम देखते हैं तो जो उस सेंटर का जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो ये बॉल है इसका ये वाला पार्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना जाएगा r माइनस स्मॉल का r, क्योंकि इस बॉल का भी की रेडियस कितना है स्मॉल का r है ना, तो यहाँ पे रेडियस क्या आएंगे r माइनस r। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स इधर हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r माइनस r। ठीक है, यही क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स को लिख देते हैं कि mv² r माइनस r। तो ये mv² की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 mgr, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r माइनस, और ये हमको दिया हुआ है स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया हुआ r माइनस, अरे r/10 दिया हुआ है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से ये 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 mgr/ कितना आ जाएगा ये चीज़ 9r, तो ये r से r हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 10 mg/9। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी 10 mg/r हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इतना जो पोर्शन है इसको निकाल दिया गया है, ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया है ना, इतना जो पोर्शन है वो क्या कर दिया गया है रिमूव कर दिया है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात कर देंगे तो ये कितना m1 x1 माइनस m2 x2 m1 माइनस m2। अगर हम ये देखते हैं कि इस टोटल जो सारा जो है वो सिमेट्रिक है, अगर हम देखें ये टोटल का मास अगर हम मानते हैं कि m है तो उसका क्वार्टर पार्ट ही तो रिमूव कर दिया गया है ना, इसका मतलब ये जो मास रिमूव किया गया होगा
उसकी वैल्यू कितनी m/4 ही तो होगा ना। अगर हम मान लेते हैं कि टोटल मास कितना है इसका m है, तो रिमूव कितना किया गया है m/4। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे m/4। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही वाला पार्ट क्या है, रिमूव्ड है ना, यही वाला पार्ट क्या है इसका, रिमूव्ड है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं, ये m1 x1 क्या, ये जब पहले मास था तब का है, ये जो टोटल मास जब ये रिमूव नहीं हुआ था तब की बातें है ना, m1, और उसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट कितना था उसका, x1। ठीक है, तो पहले कहाँ था सेंटर ऑफ मास, कहाँ था उसका, O पर था। तो मास कितना था m, और उसका कितना हो जाएगा ये चीज़, ये वाला ये साइड कितना a है, तो इसका मतलब कि ये a/2 होगा ना। ये पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। अब हमको वो पार्ट का लिखना है सेंटर ऑफ मास जो उसको वो रिमूव कर दिया गया है, जो वो रिमूव कर दिया गया है उसका। तो ये m2 कितना दिया हुआ आपको, m/4, और उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से उसका कोऑर्डिनेट होगा कितना आ जाएगा, ये हाफ है, ये a/2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये चीज़ a/4। इसका मतलब कि 3a/4, और उसका कोऑर्डिनेट, उसका मास कितना था उसका मास हमने लिख दिया है m/4, और उसका कोऑर्डिनेट कितना 3a/4। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं m टोटल मास, रिमूव्ड मास कितना m/4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जाएगा ma/2, और ये कितना आ जाएगा आपका 3ma/16, और ये अपॉन का 3ma/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, 8 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 3 कितना जाएगा, 5/16 हो जाएगा ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, ये चीज़ 5ma/16, और यहाँ से क्या होगा कि 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और बचेगा क्या 3m बच गया ना। तो ये m से m हो जाएगा कैंसिल, ये 4 से ये वाला 4 हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब कि 5a/12 आ गया, क्या चीज़, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमने आपको बताया कि सारी चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमिलरली क्या होगा, इस तरीके से y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या कर दो आप b रख दो, 5b/12 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, इसके वेलोसिटी दिया हुआ है अर्थ पे कितना 11 किलोमीटर पर सेकेंड ना। तो हमको बताना है इसके वेलोसिटी फॉर अ प्लेनेट हैविंग ट्वाइस रेडियस एंड डेंसिटी क्या उसका सेम है, डेंसिटी क्या है, सेम है। चलिए ठीक है, तो हमको इसके वेलोसिटी, डेंसिटी और रेडियस में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो होगा फार्मूला। तो पहले बेसिक फार्मूला क्या है इसके वेलोसिटी का, 2gm/r। ठीक है, 2gm/r है। अगर हम ये बोलें, ठीक है, ये 2gm, अब हम क्या करते हैं r स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हमने पाई वाई को छोड़ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि पाई का वो सब कांस्टेंट है, वो सब वो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या लिया m/r³, इसको हमने क्या माना, ये कि ये डेंसिटी वाला टर्म्स आ गया क्या, और यहाँ से r²। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर डेंसिटी इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका मतलब अगर हम v की बातें करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं, अभी हम ये जो है ये क्या, इसके वेलोसिटी तो है ना, इसके वेलोसिटी, रेडियस और डेंसिटी में हमको रिलेशन पता चल गया। तो हम इसको फॉर्मूला की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे क्या कहते हैं, वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं ना। तो v2/v1 इक्वल्स टू कितना, r2 अंडर रूट रो2 हो जाएगा, और ये r1 और ये रो1 हो जाएगा ना। तो ये v2 हमको निकालना है, और v1 हमको दिया हुआ है 11 है, और जो रेडियस है, रेडियस के बारे में उसने क्या बोला है कि डबल कर दिया गया है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ r1, और यहाँ पर भी r1, और डेंसिटी क्या है एज इट इज, मतलब सेम है डेंसिटी उस प्लेनेट का भी जितना कि अर्थ का है। तो r1 से ये r1 कैंसिल हो जाएगा, और v2 की वैल्यू कितनी जाएगी 22 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेच्ड वायर ना, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो एनर्जी स्टोर होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस कितना जाएगा अच्छी mg अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन कितना डेल्टा एल अपॉन एल, और वॉल्यूम कितना जाएगा a इंटू एल। तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल। तो एनर्जी कितना स्टोर करेगा वो mg इंटू डेल्टा का एल। ये mg की वैल्यू कितना दिया हमको 200 दिया हो ना, और डेल्टा एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻³ मतलब 1 mm मतलब 10⁻³ तो ये टर्म्स हो जाएगा कैंसिल। तो 0.1 जूल एनर्जी स्टोर करेगा वो वायर। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 रॉड हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए ना, और ये जो नीचे वाले रॉड के एंडिंग से एक वेट लटकाया गया जिसका वेट कितना है W है ना। तो हमको बताना है कि ये जो सिस्टम है कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है देखते हैं। अब पहले हम ये देख लेते हैं ना कि कोई भी रॉड है उसका स्टिफनेस कितना होता है, मतलब कि अगर उसको हम स्प्रिंग की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, उसका स्प्रिंग स्टिफनेस कितना होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है K = AY अपॉन L। कोई सा भी आपके पास रॉड दिया हुआ है उसके यंग्स मॉडुलस का क्या करो, क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करो और उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वो बता देगा क्या चाहिए, उसका स्टिफनेस। चलिए ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हुए तो हम निकाल सकते हैं इनका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा, स्टिफनेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हर जगह क्या नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, हर जगह क्या होगा, नेट फोर्स 0। तो अगर हम देखें तो K1x1 प्लस K2x2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू K1x1 इक्वल्स टू K2x2। और ये F क्या है यहाँ पे, F W ही तो है ना यहाँ पे, F क्या है यहाँ पे, W है। चलिए ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर हमको ये पोटेंशियल एनर्जी का जो लिखना है एक्सप्रेशन, तो 1/2 Kx1 का स्क्वायर प्लस 1/2 K2x2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं x1 की वैल्यू, क्योंकि हमको क्या x1 को क्या करना, देखो x1 को हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, k के टर्म्स में हमको लेकर के आना है ना। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, ये K1/2 और ये x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये W का स्क्वायर अपॉन K1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना K2, ये W का स्क्वायर अपॉन 2 K2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया है, और यहाँ से क्या बचा, K1 प्लस K2, 1/K1 प्लस 1/K2। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा, 1/K = 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा यहाँ से, तो 1/K1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, L ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो एरिया कितना होगा उसका, πr का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, y, और प्लस का फिर यहाँ पर भी L ऊपर चला जाएगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना जाएगा, 4π² इंटू y हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो 1/K, ये वाला पूरे टर्म्स का जो वैल्यू है वो कितना जाएगा, ये 5L/4πr² इंटू का y।
इस पूरे टर्म्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस टर्म को पूरा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, W का स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5L अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये 5 ओमेगा स्क्वायर L अपॉन में 8 पाई R स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि कोई दो सॉफ्ट बबल है, ठीक है, और उनके बीच में कोई इंटरफेस है, ठीक है, उनके बीच में कोई इंटरफेस है, उस इंटरफेस का कर्वेचर का रेडियस बताना है ना। तो कुछ इस तरीके से है, ये छोटा वाला बबल हो गया और ये इस तरीके से बड़ा वाला बबल हो गया। इसका रेडियस मान लीजिए कितना है, R1 है, और इस वाले का रेडियस कितना है हमको, R2 है। ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस बनाएगा एक तरीके से, ये इस तरीके से कुछ बनाएगा, तो बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमको ये बात पता है, अगर हम ये इस वाले में का मान लो ये P1 और ये P2 इसके इनसाइड प्रेशर, अगर हम P1 की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना जाएगा, P0 प्लस 4S अपॉन R1 हो जाएगा। इसी तरीके से P2 की अगर हम बात करेंगे तो P0 प्लस 4S अपॉन R2। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब जो रेडियस जिसका कम होगा उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। ठीक है, जैसे हम लिख लेंगे यहाँ पे P1 माइनस P2, ये कितना जाएगा आपका, यहाँ से 4S को हमने कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 हो जाएगा यहाँ से, और ये भी तो एक्सिस प्रेशर है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 4S अपॉन R। यही R क्या है, इंटरफेस के कर्वेचर का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4S कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा ना। तो ये कितना जाएगा, R2 इंटू R1 इंटू R2 माइनस R1। तो आपको दिया हुआ R2 कितना दिया हुआ, 0. इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो 0.01 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि R की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.012 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है आपका, एक मेटल रॉड है जिसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा की वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना है, 1 मीटर, और कितने टेम्परेचर पे, 20 पर ना। तो हमको बताना है टेम्परेचर एट विच जो ये रॉड है 1 mm क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाए ना, मतलब वो उसका लेंथ घट जाए किस टेम्परेचर पे। तो हमको ये बात फार्मूला पता है हमको, L अगर हम बात करते हैं डेल्टा L इक्वल्स टू कितना, L मान लीजिए कि L इनिशियल अल्फ़ा डेल्टा T, थीटा मतलब बोला तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, हमको ये बात बताना है। तो अगर हम ये देखते हैं कि L फाइनल माइनस L इनिशियल, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने, L इनिशियल से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फ़ा, और ये थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से L माइनस माइनस L इनिशियल हो जाएगा यहाँ से,
थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो चेंज है, ये वाला क्या है टर्म्स, चेंज वाला है, तो डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ पे हम L1 और ये अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऐसे थीटा फाइनल हो जाएगा ना। तो ये वाला जो टर्म्स बोल रहा है कि कितना 1 mm शॉर्टेंड हो जाए ना, शॉर्ट आउट हो जाए, इसका मतलब ये नेगेटिव में 1 10⁻³ मीटर, और L1 हमको कितना दिया हुआ है, L1 हमको दिया हुआ 1 मीटर, और इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितना दी हुई है 2 × 10⁻⁵ अब प्लस थीटा 1 कितने टेम्परेचर पे 20 पर, ठीक है, कितने पे 20 पे। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, और यही क्या है थीटा फाइनल, मतलब इतने टेम्परेचर पर जो वो रॉड है वो कितना 1 mm डिक्रीज़ कर जाएगा ना। तो अगर हम थीटा फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -100/2 और प्लस का 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इसका मतलब कि 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा ना। इतने टेम्परेचर पर जो वो रॉड है वो कितना 1 mm डिक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर हाफ, ठीक है, एंड देयर स्पीड क्या डबल कर दिया, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस जो होता है हमारा 1/3 m/v और VRMS का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n और इंटू स्मॉल का m, ये स्मॉल का m क्या बता रहा है इसका कि मास ऑफ 1 गैस पार्टिकल, ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल, और अपॉन में 3v, और ये कितना आ जाएगा, ये VRMS का स्क्वायर। इसका मतलब जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल का m इंटू VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं P2V2, और यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं कि अगर ये वाला जो टर्म्स है वो हाफ हो जाएगा, और ये क्या अगर डबल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है हाफ, तो उस 4 को ये हाफ कैंसिल कर देगा, तो वहाँ बचेगा क्या 2। इसका मतलब जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा डबल, इसका मतलब कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा फाइनल वाला डबल हो जाएगा पहले वाले के, ठीक है ना। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर दिस प्रोसेस। तो हम यहाँ पे हमको देखना है ये कि PV = nRT। तो अगर हम TA की अगर हम बात करते हैं TA, तो TA की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से 2P0V0/R हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम TV की बात करते हैं TV, तो TV कितना आ जाएगा यहाँ से 16 P0V0 अपॉन कितना आ जाएगा nR हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है NCV ΔT। तो यहाँ पे N कितने मोल है 1 मोल है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1, और यहाँ पे कितना जाएगा CV ΔT, इसका मतलब कि FR/2, और डेल्टा T बोले तो कितना T2 - T1, वो 16 है, ये कितना है 12 है, तो कितना जाएगा 14 हो जाएगा, 14 P0V0 nR, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू 1, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। और ये मोनो एटॉमिक गैस है, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3, तो 21 P0V0 हो जाएगा ना। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा 21 P0 × V0। और हम देखते हैं यहाँ पे Q नहीं W देख लेते हैं, वर्क डन कितना आ जाएगा, जो P और V के बीच में, P और V के ग्रास में जो एरिया आता है वही क्या आता हम देता है, हमको वर्क डन देता है। तो ये जो ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का एरिया हम निकाल सकते हैं ना।
तो 1/2, ठीक है। साइड के बीच जो दोनों साइड है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 3v है, और दोनों साइड का लेंथ का सम, तो एक है हमारा 2p0, एक है हमारा कितना 4p0 है ना। चलिए ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6p0 हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देगा यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा ये 9p0 इंटू v0 हो जाएगा ना, 6p0 इंटू v0 हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W प्लस डेल्टा यू तो होता है ना, जो हीट जो किसी भी सिस्टम को दिया जाता है वो हीट क्या कहाँ यूटिलाइज होता है, वार्डन करने में और उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 p0 इंटू v0, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये कोई स्पेसिफाइड प्रोसेस नहीं है, कोई रैंडम है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि रैंडम कोई स्पेसिफिक हीट है, उसके लिए C मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NC डेल्टा T इक्वल्स टू कितना 30 p0 इंटू v0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, N की वैल्यू 1 है, C और डेल्टा T की अगर हम बातें करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा ये चीज़ 14 p0 इंटू v0 और अपॉन में कितना आ जाएगा R हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 p0 इंटू v0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p0 v0 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7। तो C की जो वैल्यू होगी 15R अपॉन 7, क्योंकि R का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 15R अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज 21%। अगर 21% बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा ना, द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड द पेंडुलम इंक्रीज लेंथ, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L अपॉन जी। यहाँ पे क्या बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड है अंडर रूट किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम ये देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ाया जा रहा है, ये मान लीजिए कि 100 मतलब कि पहले कितना 100 था, 100 के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ाएंगे कितना 21%, तो कितना आ जाएगा 121। तो इसका मतलब कि T2 अपॉन T1 की अगर हम बात करेंगे तो 121 अपॉन 100, तो ये वाला कितना आ जाएगा ये 11 अपॉन 10। इसका मतलब कि पहले कितना टाइम था 10 और बाद में कितना हो गया 11, तो इसका मतलब कितना इंक्रीज कितना किया है, मतलब डेल्टा के T कितना आया 1। अब हमको क्या होना चाहिए डेल्टा T अपॉन T1 और इंटू कितना 100, तो वो कितना 1 अपॉन 10 इंटू कितना 100, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज कर गया है 10% इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है हमको कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना, और यहाँ पे हमको दिया काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमको दिया हुआ है 24 1/2 और मास कितना दिया हुआ है उस बॉडी का 1 kg, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हमको कितना 2/π। इसका मतलब अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो 2πf कितना जाएगा 2πf, और उसका स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा 4π स्क्वायर और इंटू 4/π का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये a का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 1 दिया हुआ है ना, x की वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ से ये वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, ये 2 से 2, ये 24 और ये 8 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 1, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल 3, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगा ना, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि एक सेकेंड पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, हैविंग स्टील वायर कैलिब्रेटेड एट 20 सेंटीग्रेड पे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज टू 30 सेंटीग्रेड देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम डज क्लॉक द लॉस और गेन, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि लॉस होगा कि गेन होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, √L/G, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम क्या करेंगे उसका बढ़ाएंगे, तो क्या होगा भाई, लेंथ भी बढ़ेगा। अगर लेंथ क्या होगा, अगर बढ़ रहा है, अगर लेंथ, अरे सॉरी ये तो टाइम पीरियड है ना, अगर हम क्या करेंगे, ये टाइम पीरियड है, मान लीजिए थीटा क्या है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, राइट, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम का लॉस होगा ना, टाइम का लॉस होगा। मतलब कि कोई काम अगर हम 1 घंटे में कर रहे हैं, अगर उसको 2 घंटे में करना है, 2 घंटे में, तो टाइम बढ़ गया ना, तो टाइम का लॉस हो रहा है, 1 घंटा लॉस हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइम का लॉस होगा, ये बातें यहाँ से पता चल गई ना। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ΔT/T टाइम पीरियड 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। जो चेंज इन टाइम आएगा, ठीक है, क्या चीज़, जो चेंज इन टाइम जो आएगा, ΔT को कितना आ जाएगा, 1/2 अल्फ़ा टी डेल्टा थीटा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से कि कितना चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टाइम पीरियड में कितना चेंजेस आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 1/2 अल्फ़ा कितना दिया हुआ हमको यहाँ से, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, और सेकेंड पेंडुलम दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2, और थीटा कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 20 से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है 30 तक, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा, इसको कैंसिल यहाँ से, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻⁵, मतलब कि 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग ये जो है, ये 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग इतना टाइम लॉस होगा, ठीक है ना, कितना लॉस होगा, इतना टाइम लॉस होगा। चलिए ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, 1 वीक में कितना टाइम इसको लॉस होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा ये चीज़, मान लीजिए कि ΔT प्राइम अगर हम पूछ रहा है, तो T/T, ठीक है, ओ सॉरी, ये जो टाइम लॉस हो रहा है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में लॉस हो रहा है, ठीक है ना, 2 सेकंड में, और इंटू कितना, 1 वीक में जो टाइम होगा कितना, 24 इंटू 7 इंटू 3600, ठीक है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा, कितना 36.28 सेकेंड, इतने टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, कितने, 1 वीक में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको, जैसे कि ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, ठीक है। मान लीजिए कि ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी F1 है, ये F2 है और ये F3 है। चलिए ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट ना। चलिए ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, F इक्वल्स टू कितना, 1/2L/T/μ। इसका मतलब कि अगर हम ये देखते हैं कि जो ठीक है ना, इसका मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की अगर बातें करते हैं तो 1/L ही तो है। इसका मतलब अगर हम इसको कांस्टेंट के ले लेते हैं और यहाँ पे कितना हमने ले लिया L, तो F1 के जो करस्पॉन्डिंग जो है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो L1 के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आई F1, और L2 के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आई F2, और L3 के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आई उसके पास F3। और हमने क्या बोला कि अगर ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को पूरा हटा लिया जाए
ये ब्रिज को क्या कर दिया है, हटा दिया जाए, तो ये एक ही स्ट्रिंग होगा ना, वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब कि L के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आई वो उसको हमने मान लिया क्या चीज़, F मान लिया ना। तो ये L क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 तो है, और K अपॉन F हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, K अपॉन F, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से K कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 इक्वल्स टू K अपॉन F। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ना। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है कि फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो हमको क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स पूछ रहा है। और यहाँ पे आउट ऑफ फेज मतलब कि ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हमको पता नहीं है। तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो v हमको कितना दिया हुआ है, 300, और न्यू कितना दिया हुआ है, 500, और लैम्डा हमको पता चल जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 मीटर हो जाएगा। तो इस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 5 चला गया ऊपर, और इंटू डेल्टा का x हो जाएगा। तो पाई से पाई गया कैंसिल, 3 से 3, इसका मतलब डेल्टा x जो है 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 मीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि ओपन आर्गन पाइप, ठीक है ना, ओपन आर्गन पाइप इन सेकेंड हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी कितना, F1, ठीक है। तो ओपन आर्गन पाइप में क्या बोल रहा है ये कि विद फ्रीक्वेंसी F1, नाउ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड, तब क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज F2, फ्रीक्वेंसी क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया कितना, F2, अगेन रेजोनेंस इन nth हार्मोनिक। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम पहले वाले अगर हम पहले वाले में अगर बात करेंगे तो देखो N1 कितना भाई, N इंटू F0, ये वाला जो टर्म्स है वो क्या बताता है, हार्मोनिक बताता है, ठीक है, nth हार्मोनिक। और ये F0 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये किसके लिए, ओपन आर्गन पाइप के लिए, ओपन आर्गन पाइप के लिए। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हमको यहाँ पे दिया कौन सा कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड, तो n की वैल्यू 2, और यहाँ पे V/2L, क्योंकि ओपन आर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, V/2L होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फॉर क्लोज्ड पाइप, जैसे ही क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वो टर्म्स कितना आ जाएगा, V/4L होता है फंडामेंटल, किसके लिए, फॉर क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए क्या होता है, V/4L, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो F2 है nth ओवरटोन है, किसका, nth ओवरटोन है, nth ओवरटोन, ठीक है। तो nth ओवरटोन के V/4L लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे बोला है कि जो F2 है क्या है, इंक्रीज कर गया है किसके रिस्पेक्ट में, F1 के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि F2 क्या हुआ, ज़्यादा हुआ किसके, F1 के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो F2 की जगह हम लिख सकते हैं N/V/4L, और यहाँ पे F1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया V/4/2L, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V/L से V/L खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि N जो है
ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये जो n है, ये यहाँ पे ये n जो होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बोल दिया क्या है, n इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, ऐसे ऐसे ऑड नंबर। इसका मतलब 4 के सबसे पास वाला ऑड नंबर कौन सा है, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 देख लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर भी बोल रहा है 5 है, और यहाँ पे भी बोल रहा है 5 है, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू क्या है, v/L ही तो है ना, v/L है। तो अगर हम ये देखते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये f2 की जगह हम लिख सकते हैं 5/4 और क्या चीज़, v/L। तो जो v/L है वो क्या है, वो f1 है। तो f2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 5/4 और ये f1, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि कोई स्क्रू गेज से किसी वायर का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, तो उसका करेक्ट रीडिंग कितना होगा ना। तो उसके लिए जो रीडिंग का फॉर्मूला आता है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग में कितना बताया है, 3 mm, और ये कितना जाएगा, देखिए, नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट हो जाता है। तो ये 3 प्लस ये नंबर ऑफ CSD कितना है, 45 है, और यहाँ पे LC कितना दिया हुआ है, यहाँ पे LCM को दिया हुआ है, LC मतलब कि पिच जो है, पिच हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, लिस्ट काउंट जो पिच हो जाएगा यहाँ से 1 mm/100। तो ये कितना जाएगा, 0.001 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा ऐसी 0.01 mm। तो इसका मतलब कि 3.45 mm हो जाएगा, किसका, ये किसका डायमीटर हो जाएगा, किसका, उस वायर का डायमीटर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उस यहाँ पे LC जो है पिच अपॉन क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD होता है ना। तो पिच हमको दिया 1 mm, नंबर ऑफ CSD कितना है, 100 है ना, तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो v² इक्वल्स टू कितना, u² माइनस का 2ax ले लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे देखते हैं कि जो x है u²/2a, इसका मतलब कि जो x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, u², मतलब कि उसके स्पीड के क्या, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या बोला, पहले कितना था 50, अभी कितना कर दिया गया 100, इसका मतलब कि डबल कर दिया गया है ना, कितना कर दिया गया है, डबल। तो अगर हम कर देंगे इसको अगर हम u को डबल करेंगे तो ये कितना x कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 4 टाइम। तो पहले कितना था, 6 था, तो अभी कितना होगा, अभी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब 6 × 4 कितना आ जाएगा, ये 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमको बताना है थीटा। इसका वेट क्या लगेगा, यहाँ से इसका वेट लगेगा कितना, mg, और यहाँ पे टेंशन T, और इसका वेट नीचे mg, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो T है, उसी T का कंपोनेंट T cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1g हो जाएगा, ठीक है। और यही जो T है, यहाँ पे T की जो वैल्यू है mg के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जो ये जो मास को इस मास को बैलेंस, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वही तो बैलेंस कर रहा है ना, ठीक है, वही तो उसमें क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो T की वैल्यू पुट करेंगे कितना, mg,
और ये कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना m1g, तो g से g हो जाएगा कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू कितना m1 अपॉन m, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 हमको कितना दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रिंग का जो m1 कितना है 5 है, और m2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू कितना 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है जो ड्रॉप कर दिया गया कहाँ से, हाइट m से, ठीक है, और कि व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच बॉल स्टॉप रिबाउंसिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जैसे कोई बॉल है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है, मान लो कि ये हाइट कितना है h है, जब ये यहाँ से आकर के टकरा रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए कितना है गया, ये v1 हो गया, v1 हो गया, और फिर यहाँ से टकराएगा, फिर ये वापस जाएगा इस तरीके से, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये जाएगा, फिर आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा ना आगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जा रहा है तो ये v1 हो गया, फिर यहाँ जा रहा है कितना v2 हो गया, फिर ये v3, ऐसे ऐसे चला जा रहा, ठीक है। चलिए अगर हम ये देखते हैं कि जो टाइम है ठीक है, h इक्वल्स टू, अगर हम h की बातें करेंगे, h बराबर कितना जाएगा यहाँ से टोटल जो टाइम लगेगा यहाँ से, टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं, टोटल टाइम, ठीक है, ये कितना जाएगा v0 अपॉन जी, कितना जाएगा v0 अपॉन जी। जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे तो वो जो वेलोसिटी इतना कितना कर लिया v0, तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसको v0 लग जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको ऊपर और नीचे जाने में कितना आ जाएगा v0 अपॉन जी इंटू 2। हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, ऐसा इसलिए किया है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक बार जाएगा एक बार आएगा वापस, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब प्लस 2 इंटू v2 अपॉन जी, इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि जो v1 है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, v1 क्या आ जाएगा e इंटू v0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई v2 e इंटू ई स्क्वायर इंटू v0, इसी तरीके से ये चलता जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं v0 अपॉन जी, v0 अपॉन जी प्लस, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 2e v0 अपॉन का जी हो जाएगा, और ये प्लस का 2e स्क्वायर v0 अपॉन का जी प्लस 2e के पावर e स्क्वायर हो जाएगा ना जी। 2e0 अपॉन v हो जाएगा ना, टू ई नॉट अपॉन v नॉट हो जाएगा ना। सही तो है यार, 2e0 अपॉन v हो जाएगा ना, ठीक है। ओ यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है तो ये आपका हो जाएगा काउंट, ठीक है।
हम क्या करते हैं यहाँ से वी नॉट अपॉन जी को क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। वी नॉट अपॉन जी को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 2e बच जाएगा, प्लस 2e² प्लस 2e³ ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं और ये +1 -1 कर देते हैं ना, तो ये वाला 1 ये वाला 1 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। तो ये कितना जाएगा, टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं, टोटल टाइम कितना, t, ठीक है। और यहाँ पे v नॉट अपॉन जी की अगर हम बात करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + e हो जाएगा, 1 + e प्लस e² प्लस e³ ऐसे चलता है, माइनस का ये 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा तो अगर हम ये देखते हैं v नॉट अपॉन जी हो जाएगा यहाँ से 2 और इसका जो सम है ये क्या है, nth, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इनका जो सम होता है कितना होता है, 1 - e हो जाएगा ना, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो e की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना है, e की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये v नॉट अपॉन जी हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा तो ये 2 × 2/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 - 1/2 मतलब 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, इसका मतलब कि 3v नॉट अपॉन जी हो जाएगा, और ये t की वैल्यू और 3/g, और v की वैल्यू हम लिख सकते हैं √2gh। कितना h कितना दिया हुआ आपको, 5 दिया हुआ है ना, h कितना दिया हुआ है यहाँ से 5, तो h की वैल्यू जैसे 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो ये वाला 10 नहीं, ये वाला 10 कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। कितना टाइम हो जाएगा इसका, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या होगा, वो रिबाउंड करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, जिसका मास कितना दिया हुआ है, m, और उसका साइड दिया हुआ है a, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ठीक है, सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, जो मतलब कि जो आमने सामने वाले जो फेस है उनके सेंटर से पास कर रहा है ना। चलिए ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये वाला एक्सिस है, ठीक है ना, इसको ध्यान दे, ये वाले एक्सिस के थ्रू बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल मास अगर m है तो इसके एक साइड का मास कितना हुआ, m/6 हो जाएगा। इसके मतलब कि हर एक साइड का जो मास है वो कितना हो जाएगा, m/6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो साइड कितना इसका दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, अगर हम किसी एक साइड के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए किसी एक साइड के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये पॉइंट ये A है और ये B है, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB चाहिए, और इसको AB का लिख करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। AB का अगर हमको पता चल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो चारों एक्सिस है उससे पता उसका निकल जाएगा। और हम निकाल लें किसका, ये ACD लिख लेते हैं, और AB E और F। चलिए ठीक है, तो पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, तो हम अगर IABCD का अगर निकाल करके उससे क्या कर दें, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर हम एक साइड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों साइड का निकल जाएगा। और AB और EF का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब कि 2 × मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB और EF, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब हम क्या करना, हमको इसका निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कितना जाएगा, ये m/6 ma² अपॉन कितना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे अगर इस तरीके से, यहाँ से हम परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं
कि ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कोई भी रॉड है उस रॉड को हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड से पास करेगा कितना ml² और वहाँ से ये पैरेलल एक एक्सिस है ना जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और उस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है a/2 है, तो हम उसको लिख सकते हैं प्लस m/6 और ये कितना आ जाएगा a²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा अब ये हो गया आपका, अब उससे हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो चारों साइड से उनका निकल गया। अब हमको क्या करना है, उस फेस का बताना जिसको पास कर रहा है ना, जिससे 2 चलिए अब वो कितना हो जाएगा इसका ma² प्लस ma²/12। क्या हमने क्या किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, यहाँ पे क्या किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था, ठीक है। चलिए ठीक है। अब अगर हम इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 3 से, और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 6 को हमने कॉमन ले लिया है, 1/6 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, और ma²/6 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/3 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए और ये कितना हो जाएगा आपका कि देखो ये ma²/6 बचेगा, वहाँ से 2 मल्टीप्लाई में भी है, तो इसका मतलब कि ma²/3 यहाँ से बच जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और ये कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4/4 ma² 6 × 3, क्योंकि ये 3 भी तो रहेगा ना, और प्लस का ma²/3, तो 2 से अगर हमको कैंसिल करना है, ऐसा करते हैं 2 कैंसिल नहीं करते हैं, ये इधर 18 है ना, 6 का ऊपर नीचे इधर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4/18 हो जाएगा, ma² हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा 6 × 4 = 10 ma²/18 हो जाएगा, कितना जाएगा 10 ma²/18, ठीक है। इसका मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10 आएगी। ma², m/6 हो जाएगा, और ये ma²/12, और वहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है, तो m/6 ma², ठीक है। अगर ये 4 से हमने क्या क्या कैंसिल कर दिया 3 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 6 बच गया है ना, ये 6 हो जाएगा, और हमने क्या किया ma²/6 हमने बाहर ले लिया है, तो 1/3, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4/6, और ये 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 आपका ma²/6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा कैंसिल होकर के, 6 × 4 = 10 हो जाएगा ये चीज़, m/18 आ रहा है ये चीज़, ओ यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया है ना, ये हमने मास ले लिया यहाँ पे m, जबकि m/6 रहेगा, इसका मतलब कि ये डिवाइड में 6 भी तो रहेगा ना, ये डिवाइड में क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है, डिवाइड में रहेगा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1/6, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा, सॉरी, फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 1/6 आएगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। और यहाँ पर भी कितना है 18 है, तो 5 और 1 4 1 और कितना 5
ma² अपॉन 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो यहाँ पे x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई रॉकेट है, उसको लॉन्च किया जाता है अर्थ से, ठीक है, जो नेवर रिपर, मतलब कि वो वापस अगर नहीं आता, इसका मतलब उसको इसके वेलोसिटी से ही तो फेंका जा रहा है, और मिनिमम एनर्जी इसको दिया गया है यहाँ से, ठीक है, मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड बिहेव विद द सेम रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एन, चलिए अच्छा, डेंसिटी क्या है, सेम, मून की डेंसिटी क्या है, सेम है, और वॉल्यूम क्या है, इतना है ना। मतलब कि जो इसके वेलोसिटी को डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में, रेडियस या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में हमको लिखाना है ना। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो इसके वेलोसिटी जो होता है, टू gm/r हो जाएगा ना। हमको देखना है डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, तो इसका मतलब अगर हमको ये देखें, VE लिख लेते हैं डायरेक्ट, 2g, और m के जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम 4π वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम ये देखते हैं कि जो VE है, VE जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये डेंसिटी क्या हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके डेंसिटी देखो, डेंसिटी और रेडियस ना, चलिए ठीक है। और हमको ये देखना है कि मतलब कि इसके वेलोसिटी जो है रेडियस और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर हम ये बोलें कि डेंसिटी ऑफ मून की अगर हम बात करते हैं, तो और इसके वेलोसिटी फॉर मून के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ अर्थ या डेंसिटी ऑफ मून। तो हम ये देखते हैं कि जो इसके वेलोसिटी जो है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मून का जो रेडियस होगा, मून का रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो r/4 हो जाएगा ना, r/4 हो जाएगा। ये चीज़ कितना हो जाएगा, r/4, ठीक है। और एनर्जी r/ इसके वेलोसिटी, r/4, और डेंसिटी आपका सेम है, डेंसिटी आपका क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि जो इसके वेलोसिटी आएगा मून पर, जो इसके वेलोसिटी ऑफ मून आएगा, इसके वेलोसिटी ऑफ मून जो आएगा, वो अर्थ पर जो इसके वेलोसिटी होगा उसके क्या होगा, 1/4 होगा ना, वहाँ से क्या होगा, 1/4 होगा। और तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड की बात होगी तो 1/2 mv/m², ठीक है ना। EM हम ले लेते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड ऑन मून, तो ये वाला टर्म्स कितना आ जाएगा, 1/2 mv²/16 हो जाएगा। और ये वाला एनर्जी जो है वो कहाँ के लिए है, अर्थ के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिवाइड में कितना है, 16। इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से बोल रहा है कि ये इस तरीके से कुछ, ये मान लीजिए कि ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। अब टेम्परेचर कुछ बढ़ाया जाता है, तो होता क्या है, मान लीजिए कि ऐसा है कि ये वाला अगर x बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ा, तो ये वाला क्या होगा, x घटेगा, x घटेगा, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। L2 वाले में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तभी ना, अगर इसमें L अगर बढ़ गया और इसमें कोई भी चेंज नहीं, इसका मतलब कि जो जहाँ जो घटा है वो कहाँ पे कंज्यूम हुआ, L1 बारे में, मतलब L1 और घट गया, L3 क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अगर हम L2 की अगर हम बात करते हैं, फॉर L2 के लिए, फॉर
L2 की अगर हम बात करेंगे स्ट्रेन की, अगर हम और स्ट्रेन क्या, स्ट्रेस क्या होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो, मतलब स्ट्रेस का हर जगह क्या होगा, सेम होगा ना हर रॉड पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये L2 y और इन डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अल्फ़ा भी तो होगा ना, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू ये डेल्टा थीटा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब ये अल्फ़ा नहीं रहेगा ना, इसका मतलब कि ये अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे डेल्टा थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया आपका, अगर हम ये देखें स्ट्रेन, अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा L2 अपॉन L2, तो ये अल्फ़ा इंटू डेल्टा जो थीटा है वो क्या स्ट्रेन हो गया ना, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस की बातें करते हैं, मतलब कि सिग्मा 2 स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए क्या होगा, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब y2 और ये y2 और ये अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा। इसका मतलब हमको y2 वाले के देखें तो ये लेंथ इसका जो है L2 है, और y2 वाले का जो y है कितना है, y2 वाले का 2y, अल्फ़ा कितना है 2 अल्फ़ा। इसका मतलब हम लिखेंगे तो 4y अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। यही स्ट्रेस आ रहा, यही स्ट्रेस किस में होगा, सभी में होगा, वही होगा ना। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस इन किस में, L1 वाले में स्ट्रेस, अगर हम देखते हैं स्ट्रेस इन L1, ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं कि ये सिग्मा 1 जो है, ठीक है, और यहाँ पे y1 से इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके लेंथ में जो स्ट्रेन में क्या करते हैं हम, स्ट्रेन में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेन जो होगा उसका चेंज इन लेंथ, उसमें कितना हो जाएगा ये चीज़, चेंज इन लेंथ आपका हो जाएगा ये L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा और माइनस का x और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका L1 हो जाएगा ना। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये क्या स्ट्रेन है ना, मतलब उसमें कितना चेंजेस हुआ उसके लेंथ में और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यही स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और स्ट्रेन इन, अगर हम सिग्मा 3 को अगर निकालें तो सिग्मा 3 कितना आ जाएगा, y3 और ये L3 अल्फ़ा 3 और डेल्टा थीटा प्लस x और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका L3 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका L3 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब क्या देखिए जो स्ट्रेस है, मतलब हर रॉड में क्या हो, स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को देखो अगर हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं ना। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ठीक है, हम देखते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 को हम क्या कर दें, बराबर कर देते हैं ना। तो अगर हम क्या कर दें, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 है, y1 की वैल्यू y1 है, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y, इसको हम लिख सकते हैं कितना, y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वहाँ पर कितना हो जाएगा आपका अंदर, ये L1 और ये अल्फ़ा और ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना L1, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो कितना है हमारा, सब 4y अल्फ़ा डेल्टा का थीटा हो जाएगा ना।
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस L1 को हम उधर भेज देते हैं। अगर हम L1 को उसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको और y को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y L1 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, फिर माइनस का y1 और ये x, और ये वाला टर्म्स कितना जाएगा 4y और अल्फ़ा डेल्टा थीटा और इंटू L1 हो जाएगा ना। ठीक है, ये वाला टर्म्स हो जाएगा इधर से। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या है, सेम है। तो अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो हमको जो x1 है, x1 जो है कुछ आएगा माइनस में, ठीक है ना। ये x1 क्या आएगा, कुछ माइनस में अगर आ गया है तो उसका मैग्नीट्यूड हमको लेकर चलना है बस, ठीक है ना। 4y, इसको दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। ये y, ये देखते हैं अच्छा कि ये y जो y है हर जगह से यंग्स मॉडुलस वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल आउट ना। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी, x की जो वैल्यू आएगी, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3L1 अल्फ़ा थीटा डेल्टा थीटा आ गया ना, अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, ये माइनस में आएगा, माइनस के बस ये है कि बता रहा है कि घटा हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना, ये हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले सिग्मा 3 को किसके बराबर करते हैं, फिर से सिग्मा 2 के बराबर करते हैं। तो जैसे ही इसको सिग्मा 2 के बराबर हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, सिग्मा 2 जो है आपका, सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 कर देते हैं ना। जैसे ही सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 करेंगे, वाई यहाँ पर कितना है आपका 4y अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 3y दिया हुआ है, और हम इसकी वैल्यू कितना, और ये L3 अल्फ़ा 3 की वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है, और डेल्टा थीटा अब प्लस का x, और डिवाइड में कितना है L3 है। अब हम देखते हैं कि y जो है, y तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, y क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, और ये L3 को इधर भेज देते हैं, तो 4L3 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और यहाँ से हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 9L3 अल्फ़ा डेल्टा थीटा प्लस 3x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस वाले टर्म्स को इधर भेज देते हैं, तो फिर से ये क्या होगा, ये नेगेटिव में कुछ आएगा ना, फिर से ये कुछ ये इधर की, तो ये 5 माइनस 5L3 और ये अल्फ़ा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया चीज़ 3x आ गया ना। और यहाँ से हमको दिखा कि जो x की वैल्यू जो है माइनस का 5L3 अल्फ़ा डेल्टा थीटा अपॉन में 3, x की वैल्यू यहाँ से इतनी आ रही है और यहाँ से इतनी आ रही, इसका मतलब कि ये दोनों x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, दोनों x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। ठीक है, जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, अल्फ़ा थीटा कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3L1 इज इक्वल्स टू 3L1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना 5L3 अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9L1 अपॉन 5, अरे 9
9L1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, अपॉन 9L1 और यहाँ पे 3L3 अपॉन L3 हो जाएगा ना, ओनली L3। तो हमको क्या चाहिए कि 9L1 अपॉन L3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 5 के बराबर, क्योंकि 9L1 अपॉन L3 की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, जैसे पहले सिचुएशन इसका किस तरीके से है, पहला सिचुएशन इसका इस तरीके से है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और ये वाला एंड क्या है, क्लोज्ड है, और ये वाला एंड क्या है, ओपन है। यही इसी एंड को क्या कर दिया गया है, रोटेट करा दिया गया है, इसी एंड को क्या कर दिया गया है, रोटेट करा दिया गया है ना, ओमेगा से। चलिए ठीक है, जैसे ही इसको रोटेट कराया गया, ठीक है ना, जैसे ही इसको रोटेट कराया गया तो क्या दिखता है, ठीक है, इस तरीके से ये जो वाटर है, जो ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये कुछ यहाँ तक चढ़ जाता है ना, और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये x हो गया और ये टोटल लेंथ कितना है इसका, l है ना, टोटल लेंथ कितना है इसका, l है। हॉरिजॉन्टल आर्म दिया हुआ है, l की वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, अच्छा ना। और ये x की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, और l की वैल्यू कितना हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, तो पहला काम ये देखते हैं ना कि जब ऐसे हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर P2, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर देखते हैं पहले कितना होता है फिर बाद में कितना ना। तो नंबर ऑफ मोल कभी चेंज नहीं होगा गैस का, नंबर ऑफ मोल कभी गैस का चेंज नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्रेशर कितना था, P0, ठीक है, और वॉल्यूम कितना, L इंटू एरिया हमने लेते हैं, और P2 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ, एरिया तो वही है, एरिया क्या वही, और लेंथ क्या हो गया इसका, हाफ हो गया। मतलब कि ये वाला टर्म्स अगर ये A था तो ये कितना हो गया, A/2 हो गया। अगर हम बोलते हैं कि ये वाला क्या है, अगर ये A है तो A/2 हो गया, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब कि जो P2 है 2 टाइम्स ऑफ P0 हो जाएगा ना। इसका मतलब इस वाले जो P2 की जो वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ P0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, ये P0, और ये P0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बातें करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फोर्स की बातें करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं B, तो अगर वहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ से, अब प्रेशर पहले देते हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना, प्रेशर एट पॉइंट B जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2P0 और प्लस का वो कितना आ जाएगा, रो G, और ये इसका लेंथ कितना था, L माइनस का, यहाँ पे L माइनस का x हो जाएगा, ये L x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट B, ठीक है। चलिए ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो तो वही जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम मान लेते हैं जैसे ये रोटेट कर रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा, ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FR ओमेगा स्क्वायर, FR ओमेगा स्क्वायर।
और मास की अगर वैल्यू बात करें यहाँ से तो ये कितना जाएगा मास वैल्यू, रो इंटू ए, उसका लेंथ कितना जाएगा L माइनस एक्स हो जाएगा ना, L माइनस एक्स, और R जो है आपका कितना हो जाएगा L प्लस R बाई 2 हो जाएगा, और ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ना, L प्लस एक्स 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से ये वाला आपका हो गया फोर्स ना। अगर ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, उस पर 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इतना 0 होना चाहिए, या फिर बोले हैं कि यहाँ पे मतलब कि सेम लाइन पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसको, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M, P नॉट फोर्स अपॉन एरिया, ये P नॉट ये हो जाएगा आपका P नॉट प्लस फोर्स अपॉन एरिया की अगर हम बातें करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा FCF अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2P नॉट प्लस रो जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे तो ये इसको हम उधर भेज देते हैं, FCF की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा रो ओमेगा का स्क्वायर, रो ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये L का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम उधर भेज देंगे तो रो जी एक्स प्लस का P नॉट हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा P नॉट, और हम क्या कर देंगे 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2P नॉट प्लस रो जी एक्स अपॉन में रो L स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारा यहाँ पे वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ओमेगा की वैल्यू कितना जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइस है कितने पे माइनस का 10 सेंटीग्रेड पे है, और उसको कहाँ पे लेके आना है स्टीम 100 सेंटीग्रेड के स्टीम पे लेके आना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आइस को -10 से 0 सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे। ठीक है, ये आइस है, फिर इसको क्या करेंगे हम वाटर बनाएंगे, कहाँ पे 0 सेंटीग्रेड पे, फिर इसको 0 से कहाँ तक लेके आएंगे 100 पे वाटर पे। ठीक है, फिर इसको क्या, ये यहाँ पे क्या है अभी वाटर ही है, और फिर यहाँ पे इसको 100 के स्टीम पे लेकर आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और ये Q4 हो जाएगा यहाँ से ना। ठीक है, तो अगर हमको Q टोटल ही चाहिए, Q टोटल, ये Q1 कितना जाएगा यहाँ से, ये क्या हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, मतलब स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ ना, 10, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है आइस का 1/2 दिया हुआ है। आइस का स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस 1/2। ठीक है, और इंटू 10 और प्लस का, अब यहाँ पे लेटेंट हीट लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है ना। तो मास कितना दिया हुआ है 10, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है हमारा यहाँ से
80 प्लस, अब यहाँ से 0 से 100 पे जाना है इसको, 0 से कहाँ जाना है 100 पे, तो 10 स्पेसिफिक हीट कितना जाएगा इसका 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ इसका 100 तक, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है कहाँ पे, स्टीम में ना, तो 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हो इसका, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 है ना, ठीक है। अब यहाँ से कितना जाएगा आपका 50 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस ये हो जाएगा 5400 ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ये चीज़ 6400 प्लस ये हो जाएगा 850, ये हो जाएगा 50, फिर 2 ये 7, इतना कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगा जिसके लिए 10 ग्राम आइस को 100 सेंटीग्रेड के स्टीम में बदला जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 गैस है, 2 गैस का मिक्सचर है, बताना है कि उनका टेम्परेचर कितना है T है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी बताना है। तो इंटरनल एनर्जी U1 प्लस U2, तो इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कहता है 1/2 NF/RT। तो यहाँ पे कितना, ये N1 F1 दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम है, और 1/2 N2 F2RT। तो यहाँ से क्या करते हैं 1/2 RT को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया। तो पहला जो गैस है वो क्या है ऑक्सीजन, मतलब क्या है डायटोमिक, मतलब कि डायटोमिक है, और कितने मोल हैं इसके 2 मोल हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का अब यहाँ से कितना आ जाएगा 4 मोल है किसके ऑर्गन, मतलब कि इसके ये मोनोएटॉमिक होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 10 और ये 12, तो ये 10 12 22 हो जाएगा, 22/2 RT, इसका मतलब कितना जाएगा 11 RT हो जाएगा। इसका टोटल इंटरनल एनर्जी कितना जाएगा 11 RT, ठीक है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।